नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी अनजान की लिखी कहानी है और कहानी का नाम है कहा सुनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अलका जी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और अपने कमरे में आकर साड़ी बांधने लगी। तभी उनकी बहू प्रीति दंदनाती हुई आई और बोली, मम्मी जी कितनी बार आपसे कहा नहा कर आने के बाद बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया करो, पर आप हो कि सुनती नहीं हो। पूरे घर में स्मेल फैल जाती है और गीले पैरों से फर्श भी गंदा हो जाता है। पायदान रखा हुआ है बाथरूम के दरवाजे में, पैर पोंछकर अपने कमरे में आया करिए, कभी तो सुन लिया करो। अलका जी चुप हो गई। क्या जवाब देती। उनके बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं है। उनके तथा बच्चों के बेडरूम के बीच यही कॉमन बाथरूम है जिसे अलका जी, उनके पति और बच्चे सभी प्रयोग करते हैं। ये फ्लैट कुछ पुराना है। जब ये फ्लैट लिया उस वक्त हर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। बढ़ती उम्र के साथ कई बार कुछ चीज़ें याद नहीं रह पाती। अलका जी भी कभी कभी भूल जाती हैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना, और उसी वक्त प्रीति आकर उन्हें डपट देती है। प्रीति कभी नहीं भूलती उन्हें डपटना। सीधे सरल स्वभाव की अलका जी चुप रह जाती हैं। जानती है उनके कुछ कहने पर प्रीति और दो चार बातें सुना देगी, क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पतिदेव ने बातें सुन ली थी। उसके बोलने का ढंग सुनकर उन्हें हमेशा ही बहुत बुरा लगता था, लेकिन सवेरे सवेरे घर में बहसबाजी या कहासुनी का माहौल पैदा करना वे नहीं चाहते थे। पत्नी से ही कहा, बोले, जरा ध्यान रखा करो, तुम भी क्यों उसे बोलने का मौका देती हो। अरे मैं जानबूझकर तो नहीं करती हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी, क्या करूँ। अलका जी रुआसी हो गई थी। अपने एकलौते बेटे बहू के साथ रहना अलका जी की मजबूरी थी। पति रिटायर हो चुके थे और उनसे भी अब घर के कामकाज ठीक से होते नहीं थे। सरल और समझौतावादी स्वभाव की अलका जी ने आरंभ से ही न तो बहू को कभी किसी कार्य को करने से रोक टोक की, ना कभी कोई डांट डपट की। उसे पूरी स्वतंत्रता दे दी थी। शायद इसीलिए प्रीति उन पर हावी होती चली गई। बेटा भी माँ की तरह ही सीधा और सरल था, इसलिए वो भी प्रीति को कुछ नहीं कहता था। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। बेटी 7 साल की और बेटा 5 साल का हो गया था। वे दोनों ही बच्चे दादा दादी से बड़ा लाड़ प्यार करते थे। अलका जी अक्सर उन्हें कहानियाँ किस्से सुनाती रहती थी। वे भी बहुत खुश होकर सुनते थे। उस दिन अलका जी प्रीति से बोली, बहू मैं धूप सेक रही हूँ, मुझे मेथी दे दो, बैठे बैठे साफ कर देती हूँ। प्रीति ने थाली में मेथी डालकर उनके सामने रख दी। घंटे भर में अलका जी ने पूरी मेथी साफ करके उसे काट कर रख दी। प्रीति ने देखा तो जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी जी आपको मेथी साफ करना भी नहीं आती क्या। देखिए कितनी सारी डंडियां इसमें हैं, बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे, अब मुझे 2 बार मेथी साफ करनी पड़ेगी। इतना सा काम भी आपसे ढंग से नहीं होता। सुनकर अलका जी का चेहरा उतर गया। वे चुपचाप उठकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। शुक्र है बेटी ने उनके कमरे में टीवी लगवा दिया है। उन्होंने टीवी चालू किया और जो भी कार्यक्रम आ रहा था बड़े बेमन से उसे ही देखने लगी। मकसद तो सिर्फ ध्यान हटाना ही था। पति मोहल्ले के मंदिर में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर गपशप में लगे हुए होंगे। वे बहुत उदासी महसूस कर रही थी। लगता है शेष सारा जीवन ऐसे ही कटेगा, बहू की जली कटी सुनते हुए। बेटे से भी कभी वे शिकायत नहीं करती, क्योंकि वे जानती है कि वह भी पत्नी को कुछ नहीं कह पाएगा। उस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी। उनकी फरमाइश पर प्रीति ने खास डिश बनाई थी। सब ने इकट्ठे बैठकर ही खाना खाया। अलका जी के पति खाना खाकर कमरे में आराम करने चले गए और वह अपने बर्तन समेटकर बाहर के बरामदे में लगे सिंक पर रखने गई। अचानक उनके हाथ से प्लेट छूट गई और उसमें रखी कांच की प्लेट टूट गई। प्रीति फिर तेजी से वहां पहुंची और चिल्ला उठी, आपसे कुछ होता नहीं, वहीं प्लेट रहने दिया करो ना, मैं खुद ही उठा लूंगी। बैठे बिठाए इतनी महंगी कांच की प्लेट तोड़ दी, पूरा सेट खराब हो गया। अलका जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोली, मैंने क्या जानबूझकर तोड़ी बहू। हाँ, हाथ से छूट गई तो क्या करूं। और ये कहकर वे अपने कमरे की ओर चल दी। दोनों बच्चे ये सब देख रहे थे। अचानक ही बेटी सामने आ गई और प्रीति से बोली, मम्मा आप हरदम दादी को डांटती क्यों रहती हो। वो तो आपसे कभी कुछ नहीं कहती, ना कभी कोई फरमाइश करती है, ना कभी आपके काम में दखल अंदाजी करती है। हम सबको कितना प्यार करती है और हमें तो कितनी अच्छी अच्छी बातें और कहानियाँ सिखाती हैं।
इस उम्र में भी उनसे जो हो पाता है करने की कोशिश तो करती हैं बेचारी। तबीयत ठीक नहीं होने पर भी कुछ न कुछ हमेशा करती रहती हैं। फिर भी आप उनसे हमेशा नाराज़ होती हो और उन डांटने का मौका नहीं चूकती हो, हमेशा उनका अपमान भी करती हो। आपको उनसे प्रॉब्लम क्या है? आपको तो घर में कोई भी नहीं डांटता, फिर भी आप चिड़चिड़ी बनी रहती हो हमेशा। और दादी को जब देखो तब डांटती रहती हो। उनको कितना बुरा लगता होगा। आखिर वह पापा की मम्मी है और हमारी प्यारी दादी है। हमें तो सिखाती हो बड़ों का आदर और मान करो, लेकिन आप तो उनका आदर नहीं करती। अगर हम भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? बच्ची की बात सुनी तो प्रीति सन्न रह गई। इतनी सी बच्ची कितना कुछ कह गई। उसका आत्म मंथन शुरू हो गया। अगर कल को ये बच्चे मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। उसने गहराई से सोचा तो सोचा कि मम्मी जी से कोई ऐसा गंभीर अपराध या गलती तो होती नहीं जो कि मैं एकदम से उनको डांटने लगती हूँ। मुझे स्वयं भी थोड़ा सोच कर काम करना पड़ेगा, वरना कल को दोनों बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। वे भी इसी तरह मुझे डांटने लगे या पलट कर जवाब देने लगे। ऐसी स्थिति आने से पहले मुझे सतर्क हो जाना जरूरी है और साथ ही अपने व्यवहार में बदलाव भी लाना होगा। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके व्यवहार को उसकी बच्चे किस तरह से ध्यान से देखते हैं और मन ही मन नाराज भी होते हैं। अगले दिन सवेरे चाय नाश्ते से निपट कर जब अलका जी अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो प्रीति ने उन्हें रोका और बोली, मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी है, प्लीज़ ज़रा यहाँ बैठिए। अलका जी हैरान रह गई। प्लीज़? और प्रीति के मुंह से और इतने विनम्र शब्द। फिर भी हैरानी से उसका मुंह देखते खड़ी रह गई। अब क्या कहना बाकी रह गया है। लेकिन उनके आश्चर्य की तब सीमा नहीं रही जब प्रीति उनके पैरों की ओर झुक गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ही आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं। मुझे ख्याल ही नहीं रहता और गुस्से में मेरे मुंह से अपने आप अनाप शनाप बातें निकल जाती है। आपको बेवजह डांटने लगती हूँ। आपने तो मुझ पर कभी सास वाला प्रतिबंध, रोब, रोक टोक कभी नहीं लगाई। हमेशा मुझे प्यार से सहयोग ही दिया। मेरे रूखेपन से बोलने पर भी आपने मुझे कभी नाराज़गी नहीं दिखाई। ना आपने अपने बेटे से मेरी शिकायत ही कभी की, ना ही पापा जी ने मुझे मेरे रूखे व्यवहार पर कभी नाराज़गी जताई। आपका इतना बड़प्पन है, लेकिन मैं ही इसे नहीं समझ पाई। आप मेरे गलत व्यवहार को भी इसीलिए सहन करती रही कि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल न बने और बच्चों पर उसका बुरा असर ना पड़े। मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ आगे से स्वयं पर नियंत्रण रखूँगी और आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने के प्रयास करूँगी। अब तक आपके साथ जो भी मुझसे गलत व्यवहार हुआ उसके लिए मुझे माफ़ी कर दीजिए। अलका जी ने उसकी बात सुनी तो उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल पर नहीं लिया प्रीति। हालांकि मुझे चोट तो लगती थी, बुरा लगता था, लेकिन घर का वातावरण खुशहाल बना रहे इसीलिए मैं चुप रहती थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम समय पर इस बात को समझ गई हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं। हमारे घर में हमेशा खुशी और सुख शांति बनी रहेगी। अलका जी को इस बात से बड़ा संतोष था कि उन्होंने बहू की कोई शिकायत बेटे से आज तक नहीं की, ना ही उसे बीच में डाला और सारा मामला अपने आप सुलझ गया था। वरना बेटा सास बहू के झगड़ों और कलह के बीच में पिस जाता। मित्रों, इस लघु कथा में आपने देखा कि बहू सास पर हावी थी। आइए एक और लघु कथा सुनते हैं जिसमें सास बहू पर हावी है। बहानेबाजी। अरे कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती नहीं, कानों में रुई डालकर बैठी है क्या? अमिता जी चिल्लाकर बोली। रिया तेजी से दौड़ती हुई आई। मम्मी जी, आपने बुलाया क्या? मैं अभी छत पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। रहने दे, फालतू की बहानेबाजी रहने दे। अब मुझे तेरी काम चोरी के नाटक सारे पता है। अब चुपचाप रसोई में जा और चाय बना ले। सर्दी हो रही है, मुझे चाय की तलब लग रही है, पर तुझे तो अपनी सास की परवाह थोड़े ना है। वो गुस्से से बोली। रिया चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ गई। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना दीजिए, शॉपिंग करके मैं भी थक सी गई हूँ, नव्या अंगड़ाई लेते हुए बोली। रिया अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर के नौकरों जैसी थी। हर कोई आकर उसे काम बता दिया करता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही रिया की शादी अमिता जी के बड़े बेटे अमन से हुई थी।
अमन का काम धंधा मंदा चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी इनकम नहीं थी। वह हर 6-7 महीने में कोई नया धंधा अपना लेता, पर उसको ज़रा भी सफलता नहीं मिल रही थी। रिया साधारण परिवार से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी थी। शुरू में तो रिया बड़ी खुश थी, क्योंकि उसकी इतने अच्छे घर में शादी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी खुशी जाती रही, जब उसे पता लगा कि शादी के बाद तो पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। अमन ज़्यादा कुछ कमाता नहीं, और उसका और रिया का पेट भरे इतनी भी उसकी इनकम नहीं है। बस इस घर में रहने के कारण ही उन दोनों का पेट ठीक से पल रहा है। अमिता जी गाहे बगाहे उसे इस बात से भी ताना दे देती थी, तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई बर्बाद मत किया कर, खाना नाप तोल कर ही बनाया कर, ऐसे खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। रिया अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता है। अमन भी सब जानता था, लेकिन चुप रहता था। अभी साल भर पहले ही छोटे देवर आकाश की शादी नव्या के साथ हुई थी। आकाश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी, उसे पैसे वाला ससुराल भी मिला था। नव्या को अपने पैसों और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था, और घर खर्च में वो रिया के मुकाबले ज़्यादा हिस्सा देती थी। इसलिए अमिता जी भी उसे कुछ कहती नहीं थी, ना ही कोई काम बताती। रिया पहले सास का सब सुनती और सहन करती थी, पर अब देवरानी नव्या भी उसकी इज्जत नहीं करती थी, कुछ भी कह देती थी। एक दिन सोचते हुए रिया का गला भर आया तो उसने नव्या को कह दिया, नव्या, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुन लेती हूँ, पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देखकर नव्या घर में हल्ला मचाने लगी। पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया और आकाश को लेकर अलग होने की धमकी दे डाली। रिया को उसने मजबूर कर दिया कि वह नव्या से माफ़ी मांगे। अपने सम्मान को कुचलकर रिया ने अपनी गलती न होते हुए भी उससे माफ़ी मांग ली। अब रिया और भी चुप चुप रहने लगी थी, बस सर झुका के घर के सारे काम करती रहती। अमन अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे धंधे में कहीं भी सफलता ही नहीं मिल रही थी। एक दिन रिया ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप लेकर बाहर आई। चाय के कप पर थोड़ा सा चाय का निशान लगा हुआ था। नव्या ने गुस्से में कप फेंक दिया। छी छी छी, इतने गंदे कप में चाय दिया आपने मुझे? आपकी माँ ने आपको सिखाया नहीं क्या कि चाय कैसे दी जाती है? अब तो यह सुनकर रिया से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार है जो इतना सुनते हुए भी मैं चुप रहती हूँ। तभी नव्या बोली, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं है, यह आवाज़ आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं हैं, आप तो ससुराल के धन दौलत हो की वजह से यहाँ पर टिके हुई हो। अगर अलग रहकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या दाल आटे का भाव है। अमिता जी नव्या का समर्थन करने लगी। इसकी नज़र तो हमारे घर के धन दौलत पर, जायदाद पर ही है, तभी तो यहाँ रह रही है। घर खर्च में भी कोई खास तो हिस्सा देता नहीं इसका पति, और दोनों जने हम पर आश्रित बने हुए। आज रिया का आत्मसम्मान चीख चीख कर कहने लगा कि अब तुझे बोलना ही होगा। मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना ही आपकी संपत्ति। मुझे आपके किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक हो। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा, ये आपको सोचना है। अमन ने कुछ नहीं कहा, उसने रिया का साथ ही दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। अमिता जी नव्या और आकाश देखते ही रह गए। रिया ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देर की थी, पर उन्होंने किराए का कमरा ले ही लिया, और कुछ ही महीनों में उन्हें ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अमन के धंधे ने भी रफ्तार पकड़ ली। माँ बाप की छत्र छाया से निकलने के बाद ही शायद उसकी तकदीर में फलना फूलना पनपना लिखा था। 2-3 सालों में वो शहर में अपना धंधा बहुत अच्छे तरह से जमा चुका था। उधर नव्या ने अपनी सास अमित जी को अपने घर की नौकरानी के समान ट्रीट करना शुरू किया। जो काम करना हो वो सास ही करेंगी। अब जाकर अमिता जी को रिया की याद सताने लगी, जो हमेशा उसके इशारों पर नाचती ही रहती थी। अमिता जी नव्या और आकाश ने लाख बार कोशिश की कि भैया भाभी उनके साथ वापस आकर रहने लगे, लेकिन अब रिया ने ठान ली थी कि अब अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर इनके घर में साथ में नहीं रहना है। तो मित्रों, ये थी 2 छोटी छोटी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक कीजिएगा, अपनी राय भी कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।